अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान कर चुके हैं। मगर सवाल तो सादा सा है कि अगर ऐलान आज हो गया तो 17 दिसंबर को क्या होगा। इमरान खान पब्लिक रैलियों में ऐसे दावे करते हैं जिनको पूरा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो दावे मुशावरत के बगैर होते हैं। जब वो अपने साथियों और इत्तेहादियों से मुशावरत करते हैं तो उनको वो हरकत मुश्किलात का अंदाजा नहीं होता है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की आखिरी रैली रावलपिंडी में की और ऐलान किया कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील कर देंगे, जिनके बाद वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात कराने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और पंजाब असम्बली के अरकान से असम्बली तोड़ने के सिलसिले में मुशावरत की तो उनको एहसास हुआ कि पंजाब असम्बली को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इसी तरह जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अरकान से मुशावरत की तो उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही का मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक अगर पंजाब की असम्बली तोड़ भी दी जाए तो इसके बाद भी आम इंतखाबात यकीनी नहीं बनाए जा सकते। और पंजाब इस वक्त जो है वो इस कैफियत में नहीं है कि वहाँ असम्बली तोड़ी जाए जब 100% यकीन हो कि इसके बाद कौमी असम्बली टूट जाएगी। और ये गारंटी सिर्फ एक इदारा ही दे सकता है, जिसको इमरान खान सख्त नाराज़ कर चुके हैं। आज इमरान खान ने उस पर्टिकुलर इदारे से मुताल्लिक भी बात की है। वो ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान खिताब करते हुए से मुताल्लिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। आज इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का मशवरा दे रहे हैं। कैसे वक्त में जब एस्टैब्लिशमेंट अपने आप को गैर जानिबदार और न्यूट्रल कर चुकी है। माजी में इमरान खान इसी एस्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक और न्यूट्रलिटी से मुताल्लिक क्या कहते हैं, चौधरी परवेज इलाही ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ दी जाए तो फिर इसके बाद वफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर PTI और PMLQ के अरकान असम्बली को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगी। इसकी कोशिश ये होगी कि PTI और PMLQ के लीडर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएं और उनको जेलों में बंद कर दिया जाए ताकि वो आने वाले इंतखाबात में फाल और मुतहर्रिक किरदार अदा ना कर सके। इन तमाम तर खदशात के बावजूद तहरीक इंसाफ एक बार फिर 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक पे पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये जलसा तारीखी और फकीदुल मिसाल होगा, लेकिन इस फकीदुल मिसाल जलसे के लिए लिबर्टी चौक का इंतखाब समझ से बालातर है। शायद तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद अवाम की कसीर तादाद का जलसे में शरीक होने की उनको तवक्को नहीं है, इसलिए शहर के बीचों बीच ऐसी जगह का इंतखाब किया गया है जहां अवाम की कम तादाद भी ज्यादा महसूस होती है। वरना मीनार पाकिस्तान, नासिर बाग समेत लाहौर में कई ऐसे मकामात हैं जहां पावर शो किया जा सकता है। इस जलसे के हवाले से बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि इसके अंदर पंजाब असम्बली तहलील करने के लाहेअमल का ऐलान किया जाएगा, लेकिन हालात व वाक़यात इस तासुर की नफ़ी करते हैं। और लगता है कि इमरान खान इस जलसे में कोई नया यू टर्न लेंगे, क्योंकि 2014 के धरने के बाद भी इमरान खान ने असम्बलियों से इस्तीफे देकर बुलंदोबाग दावे तो किए थे, लेकिन इस रोज़ के धरने की नाकामी के बाद वो असम्बलियों में वापस आ गए थे। इमरान खान ने उस वक्त असम्बलियों से निकलने के लिए क्या दावे किए थे और किस बिना पर वापस असम्बलियों में गए थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। इस्तीफा देके बाहर आएंगे और सारी इस असेंबली को खुदा हाफिज कहेंगे और इंतजार करेंगे अगली हकीकी असेंबली का, जब साफ और शफाफ इलेक्शन से हम पहुंचेंगे। यू टर्न समझते हैं? इस्तीफों को एक्सेप्ट करो, ना हम आपको मानते ना असेंबली को मानते और ना हम निकाले असेंबली में एक्सेप्ट करो हमारे इस्तीफे। यू टर्न समझते हैं? रिजल्ट भी आ जाता है जुडिशल कमीशन का, अगर ये कह देते हैं नहीं जी इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं हुई, जो मैं समझता हूँ कि नहीं होगा, हमने तो फिर भी फैसला कर लिया, इस्तीफे दे दिया, हमने तो असेंबली में नहीं जाना, हम तो फिर अगली इलेक्शन की तैयारी करेंगे। यू टर्न समझते हैं? हम सिर्फ इसलिए असेंबली में आए क्योंकि अब जुडिशल कमीशन बन गई है, ये पहले बना देते हम भारी में जाते असेंबली से। इमरान खान यू टर्न के बादशाह और उनकी जमात के अरकान यू टर्न की तौजीहात पेश करने में अपना सानी नहीं रखते। इमरान खान ने इससे कबल जो बयानात दिए, जो मुतालिबात किए, उन सब पर यू टर्न लिया। हत्ता कि असम्बलियां तोड़ने के मामले पर वो बार बार मुबहिम बयानात देकर अपने वोटर सपोर्टर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इमरान खान को असम्बलियां तोड़ना ही मकसूद था तो रावलपिंडी के लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर ऐलान के फौरन बाद ये असम्बलियां तहलील कर दे, लेकिन उन्होंने इस मामले को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अवामी राय आमा को अपने हक में करने के लिए इसको ड्रैग किया। जैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च के ऐलान को और फिर बाद में लॉन्ग मार्च को लंबा खींचा। अब भी कई मरतबा असम्बलियां तोड़ने का बयान देते हुए भी कहते हैं कि हमारे कुछ लोगों को असम्बलियां तोड़ने के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कभी कहते हैं कि हमारे अरकान असम्बली नहीं मानते, तो कभी दबे अल्फाज में ये बताते हैं कि परवेज इलाही नहीं मानते, लेकिन उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिया है। इस हवाले से इमरान खान साहब के मुबहिम बयानात क्या है? अब इमरान खान असम्बलियां तोड़ेंगे या नहीं, इस बात का वाज़ेह इशारा चौधरी परवेज इलाही के बयानात से मिलता है, जिनके मुताबिक मार्च तक असम्बलियां नहीं टूटेंगी और मामला यूं ही चलते रहेंगे।
तो इमरान खान को इस हकीकत का शायद इदराक नहीं है कि उनके बार बार बदलते मौक़िफ़ से पाकिस्तान की पढ़ी लिखी राय आमा उनके खिलाफ हो रही है। वो बार बार इस तबके को नया ख्वाब दिखाते हैं, इस ख्वाब को सच करने के चक्कर में रोज़ कोई ना कोई नई एक्टिविटी करते हैं। जख्मी होने से कबल वो अपने लातादाद जलसों की वजह से मशहूर थे और जख्मी होने के बाद वो हर रोज़ टीवी स्क्रीन की जीनत बनते हैं या फिर किसी न किसी सहाफ़ी को राज़ो न्याज की बातें करने के लिए बुलाते हैं और फिर वहाँ रटी रटाई तकरीर सुना देते हैं। यही वजह है कि अब अपने वोटर्स सपोर्टर्स भी उनके थके थके महसूस होते हैं और इमरान खान के बयानिए से उकताए हुए हैं। उन्हें मालूम करने में मुश्किल दरपेश है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की किस बात पर यकीन करें और किस बात पर ना करें। अब तो इमरान खान को उनके कुछ खैर खा ये भी मशवरा दे रहे हैं कि वो कुछ देर आराम करें। इन्हीं अफराद में माहिर कानून एतजाज़ एहसन भी शामिल है, जो इमरान खान को एक से ज़ायद बार ये मशवरा दे चुके हैं कि उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर्स को बहुत थका दिया है, उन्हें चाहिए कि अब कुछ देर तवक्कुफ करें। खान साहब समझ ही गए होंगे अपने ही वर्कर्स और करिंदों को, अपने ही फॉलोअर्स को थका थका के उन्होंने काफ़ी उनसे खराज लिया है। बेहतर तो उनके लिए है थोड़ी देर रेस्ट दें अपने पार्टी वालों को भी। जब उन्होंने लॉन्ग मार्च ख़त्म किए और इस पर खात्मा होता, इधर परेशानी हुई होती हर तरफ कि ये क्या हो गया यकदम। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का ऐलान और इसमें पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील के ऐलान के पेश नज़र सदर आरिफ अलवी भी खासे एक्टिव हो गए हैं। सदर मुमलिकत आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद है। इस दौरे के दौरान आरिफ अलवी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, जिसके बाद इमरान खान से भी मुलाकात होगी और इमरान खान से मुलाकात में वो उनको इसहाक डार का जो पैगाम है वो भी ज़राए के मुताबिक वो पैगाम उन्हें पहुँचाया जाएगा। होने क्या जा रहा है, 17 दिसंबर की एक्टिविटी कितनी ख़ास हो सकती है, असम्बलीज़ की रेजोल्यूशन के हवाले से क्या कोई हतमी तौर पर प्लान मुरतब किया जा चुका है, क्योंकि इमरान खान की ज़ेर सदारत आज आला सतही जो है इजलास भी हुआ है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं ने शिरकत की है। इस इजलास में क्या हुआ है और मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुहेल वड़ाइच साहब, असम्बलियों की रेजोल्यूशन से मुताल्लिक इमरान खान के बदलते बयानात और आज का जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन दिनों हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दरारों की खासी खबरें जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत मालूम होती है आपको? नहीं, ये तो ज़ाहिरी बात है, जो बयानात आ रहे हैं उसमें लगता है कि कुछ ख़ासकर बलूचिस्तान की पार्टीज़ और ANP भी काफ़ी अरसे से ANP को भी कंपनसेट नहीं किया गया, ना गवर्नर बनाया गया है, तो मेरा ख्याल है वो भी थोड़े से नाराज़ हैं और बलूचिस्तान वाले रिकोडिक के मामले पे नाराज़ हैं। तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये ख़बरें ऐसी नहीं है जिससे इत्तेहाद टूट जाए, को भी बड़ा वक्त लगेगा और मेरा ख्याल है कि इनका मफाद ये है कि इकट्ठे रहें। ठीक है, आपको लगता है ये अलायंस तो नहीं टूटेगा? क्या पंजाब में असम्बली टूटने जा रही है सुहेल वड़ाइच साहब? जी, अब तो खान साहब के बयानात से ऐसा ही लगता है कि बहुत जल्दी वो ये करने वाले हैं। जी, ऐलान तो यकीनन है कि इस हफ्ते लिबर्टी चौक के अंदर जो इज्तिमा होगा उससे कोई ना कोई ऐलान होगा, लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले भी खान साहब यू टर्न तो लेते रहे हैं। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? क्या कोई नई, जिसे कहते हैं उर्फ़े आम में, ट्रक की बत्ती होगी या वाकई कोई तारीख दी जा सकती है? इस हवाले से मामला तय पा गए हैं? मेरा ख्याल है बहुत लंबा करना खान साहब के लिए अब मुश्किल हो गया है। वैसे असूली तौर पे तो करना चाहिए, मुल्क की मईशत, सैलाब, और वो इजाज़त नहीं देते इलेक्शन की, और असम्बलियाँ डिज़ाल्व करके इलेक्शन की तरफ ले जाना मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन खान साहब जिस तरह से बार बार ये कह रहे हैं, इससे ऐसा नहीं लगता कि वो इसको मज़ीद डिले कर सकते हैं। अपने कारकुनों को, अपने हामियों को वो कितनी देर तक बहलाएंगे? तो वो बार बार ये कहते रहे हैं कि अब कराएं, अब कराएं। तो अब मेरा ख्याल है कि दिसंबर बार बार उन्होंने कहा है, तो अब दिसंबर से आगे कैसे जाएंगे? उन्होंने अपने लिए खुद ही मुश्किल पैदा कर ली है। सुहेल वड़ाइच साहब, इस हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन बैकडोर राब्तों की इत्तलात भी हैं और फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी 2 रोज़ के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं, और उनका ये दौरा कितना अहम हो सकता है? क्योंकि उन्होंने काफ लीग से भी मुलाकात करनी है, वज़ीर आला पंजाब से भी मिलेंगे, फिर इमरान खान साहब से भी मिलने जाएंगे और फिर रिपोर्टेडली इसहाक डार का पैगाम, यानी हुकूमत का पैगाम इमरान खान तक पहुँचाने जा रहे हैं। तो इमरान खान के हफ्ते के रोज़ इज्तिमा से पहले ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का दौरा कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत अहमियत का अमल है। मेरा ख्याल है ये जो बैकडोर राब्ते हैं, यही उम्मीद है मुस्तकबिल की। तवक्को करनी चाहिए कि यही राब्ते जो हैं ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस में तब्दील होंगे, कोई इलेक्शन की डेट तय होगी और इससे ही केयर टेकर गवर्नमेंट्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का रास्ता निकलेगा। ये वो वाहिद रास्ता है जिससे उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है।
तो सुहेल साहब, आपको लग रहा है कि हुकूमत इमरान खान को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है दोनों के लिए बेहतर है, दोनों को फेस सेविंग चाहिए। हुकूमत को भी तो बिलाखिर अल्टीमेटली अपोजिशन से मुज़ाकरात करने ही पड़ने हैं, तो इसलिए जब अल्टीमेटली करने पड़ने हैं तो जितनी जल्दी वो शुरू हो जाएं, बैक डोर में हो जाएं, तो उतना ही अच्छा है। तो सर, फिर पंजाब असम्बली डिसॉल्व करने से क्या होगा? फिर तो आपको केपी असम्बली भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी, फिर तो आपको अल्टीमेटली फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। पंजाब असम्बली अगर डिसॉल्व हो जाती है तो व्हाट डिफरेंस इट गोइंग टू मेक देन? मेरा ख्याल है सारी असम्बलियाँ फिर डिज़ाल्व होंगी, फिर बड़ा मुश्किल होएगा एक को रोकना और इतने बाय इलेक्शन करवाना। ये कहना कि सिर्फ बाय इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता। इतने बड़े बाय इलेक्शन करवाना आसान नहीं होगा, ये आम इलेक्शन से भी बड़ा इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक दफ़ा एक असम्बली डिज़ाल्व हो गई तो दूसरी बच जाएंगी, सभी को जाना पड़ेगा फिर। सुहेल साहब, इस हवाले से अवाम भी तो मौजूद है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के माबैन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। चौधरी परवेज इलाही ये समझते हैं कि 4 महीने से पहले तो कोई ऐसा इकदाम नहीं लेना चाहिए, और अगर ये वक्त गुजर जाता है या इस तरह की कोई टाइमलाइन दी जाती है इमरान खान की तरफ से जिसमें चंद महीनों की बात होती है, तो उसके बाद तो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हों और सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। फिर तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि जो राय है ना, वो परवेज इलाही की साहिब है और वो सही कह रहे हैं। ठीक है, इसमें उनका अपना ज़ाती फ़ायदा भी है कि उनकी हुकूमत और 4 महीने चल जाएगी, 5 महीने चल जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलेंगे, सैलाब का मामला कुछ ठीक हो जाएगा, मईशत कुछ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। तो ये सारे मामलात बेहतर हो जाएं तो इलेक्शन हो तो अगली हुकूमत के लिए भी रास्ता जो है हमवार होगा, वगरना मुश्किलात होंगी बहुत ज़्यादा। और डर ये है कि ये जब गवर्नमेंट जो केयर टेकर्स के पास जाएगी तो फिर कोई देखने वाला नहीं होगा, तो और हम फाइनेंशियल क्राइसिस में ना चले जाएं। देखिए, फैसले का इख्तियार तो इमरान खान बताते हैं कि उनके पास है, लेकिन आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली राय चौधरी परवेज इलाही की प्रिवेल करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है राय अल्टीमेटली इमरान खान की प्रिवेल करेगी, लेकिन उसको पहले दलाइल से, गुफ्तगू से पहले उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर फैसला कर लिया इमरान खान ने तो फिर तो चौधरी परवेज इलाही के पास चॉइस नहीं रहेगी। ये भी इतलात आ रही है कि पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया जाएगा, केपी को रखा जाएगा, क्योंकि तमाम तर रिसोर्सेज अगर हाथ से निकल जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या इस तरह का कोई अरेंजमेंट भी आप होता हुआ देख रहे हैं? जी हाँ, ये इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए, इनके लिए फ़ायदे में है, क्योंकि सारी हुकूमतें घर भेज देना और कोई रिसोर्सेज अपने पास ना रखना, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं। फिर सारे रिसोर्सेज फेडरल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे या उनके हामियों के पास चले जाएंगे, और जो केयर टेकर बनेगा वो भी पता नहीं किस तरह की उनकी तश्कील होगी। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान को ऐसा जुआ नहीं खेलना चाहिए कि बैठे बैठाए हुकूमतें छोड़ के फिर अपोजिशन में चले जाएँ सारे। तो सुहेल साहब, पंजाब के अंदर एक और फैक्टर भी है जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, वो चौधरी शुजात फैक्टर है और आसिफ अली जरदारी फैक्टर है, जिनकी मुलाकातें हो रही हैं और इस हवाले से भी चहमगोइयाँ हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर को तब्दील किया जाए। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? यहाँ से भी कुछ निकलता हुआ दिख रहा है आप? ज़ाहिर है ये ख़तरा तो मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा ख़तरा नहीं जिससे फ़ौरन कोई डरा जाए, या कोई ऐसा अंदेशा नहीं कि परवेज़ इलाही की हुकूमत वो गिरा देंगे, क्योंकि बहुत थोड़े लोग हैं जिन पे काम करना है और वो सब लोगों के मफादात हैं परवेज़ इलाही के साथ जुड़े हुए। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आ जाएगी। पहली बात तो ये है कि चौधरी परवेज इलाही क्या 2 कश्तियों के सवार हैं, क्योंकि चौधरी शुजात ये बताते हैं कि उनके साथ कुछ ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, बातचीत तो हो रही है। अगर वो 2 कश्तियों के सवार है तो क्या फिर किसी तीसरी कश्ती की तरफ भी देख रहे हैं? जैसे मुनस ने कहा कि उस वक्त अगर वो इमरान खान के साथ गए थे तो किसी के इशारे पर चले गए थे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, परवेज़ इलाही साहब फैसला कर चुके हैं और वो इमरान खान के साथ ही रहेंगे। ठीक, और चौधरी शुजात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला सुनाया हुआ है, चौधरी शुजात भी फैसला कर चुके हैं वो, तो आपको अल्टीमेटली मामला को इस तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं ये बातचीत से मामला डिफ्यूज हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला कोई आगे चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्हें ये मामला आगे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की जो माशी मामलात है, क्या वो आगे चलने के मूड में इस वक्त हैं? क्या वहाँ कुछ स्पेस बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या IMF के बगैर पाकिस्तानी मईशत की सांसें यूं ही रुक रुक कर आएंगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ में
वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत 9 माह में जिस जमूद और हिजानी कैफियत का शिकार हुई है उसने मुल्क की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। सरमायाकार परेशान है, अवाम महंगाई के हाथों इंतहाई तंग है और हालात गुजरते दिन के साथ मजीद बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इस नहज पर आन पहुंचे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद ज़ेर मुबादला के ज़खायर 78 करोड़ 40 लाख डॉलर्स कमी के साथ 6 अरब 72 करोड़ डॉलर्स पर आ गए, जो एक माह की दरामदात के लिए भी बमुश्किल ही काफ़ी हैं। ये तमाम बातें इस बात की गवाही दे रही हैं कि हालात इंतहाई गंभीर हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी मज़ीद मुश्किल बना सकती है। मुसलसल खदशात ने मार्केट में भी मायूसी पैदा कर दी है, जिसकी वजह से शरह तबादला गैर मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान अब आलमी मालियाती फंड यानी IMF की जानिब से एक और किस्त जारी होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मालियाती खसारे में इजाफे पर IMF के एतराज़ के सबब बज़ाहिर नए जायजे के लिए मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हैं। हुकूमत ज़्यादा महसूलात के लिए मज़ीद टैक्स लगाने को तैयार नहीं है, जबकि IMF का इसरार है कि हुकूमत को मईशत को मुस्तहकम करना चाहिए। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज वज़ीर आज़म ने IMF की तरफ से जारी किए गए सख्त बयान और डू मोर के मुतालबे के बाद मुआशी टीम का हंगामी इजलास बुलाया। इस इजलास में मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को कर्ज़ों की वापसी के शेड्यूल और IMF से जारी बातचीत से मुतालिक तफसीलात दी। मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को ज़र मुबादला के ज़खायर समेत डॉलर की कदर की मुहर्रकात के हवाले से भी बताया और ये यकीन दिलाया कि मुल्क के दिवालिया होने का कोई इम्कान नहीं है, कर्जों की बर वक्त अदायगियाँ की जाएंगी। और दूसरी तरफ आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो बज़ाहिर पुरएतमाद हैं कि हालात ठीक है, लेकिन आज इजलास में जाने से कबल वो सहाफ़ियों से कतराते हुए दिखाई दिए। सहाफ़ी से ये जानने की कोशिश की कि हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया, तो उनका कहना था कि कोई हंगामी इजलास नहीं है बल्कि मामूल का इजलास है। सर हंगामी इजलास बुलाया गया, क्या वजह है? कोई हंगामी इजलास नहीं, रूटीन की मीटिंग है। सर क्वेश्चन के हवाले से तो बता दें, IMF की सारी बात हो चुकी है, सारी बात हो चुकी है। सर डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं पाकिस्तान की। इस्माइल साहब की खास साहब से कोई कौम एक तजस्सुस का शिकार है। हालात जैसे हैं कोशिश की जा रही है कि वैसे दिखाए ना जा सके। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, इसी हुक्मरान इत्तेहाद के जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दागे जाते रहे और कैसे दोनों वज़राए ख़जाना पहले आज के आमने सामने दिखाई देते। इसहाक डार साहब तो पूरे एतमाद है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वज़ीर ख़जाना रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हालात अगर यूँ ही चलते रहे और IMF की ट्रांच ना आई, ये नवा जायज़ा ना हुआ तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं। इस सारे मामले पर सियासत तो हो रही है, सियासी स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम में हमने किसी सियासतदान को मदऊ नहीं किया, बल्कि मारूफ सनतकार पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट जैसा ख़तरनाक और भारी भरकम लफ्ज़ बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर दिया जाता है और आजकल दोनों तरफ से ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, वो मुल्क के डिफ़ॉल्ट से मुताल्लिक बातें कर रही हैं। कतई नज़र इस बात से कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करके मुल्क की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये कहिएगा कि बतौर सनतकार, बतौर पैटर्न इन चीफ एप्टमा आप क्या समझते हैं? क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर हैं? क्या खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया होने जा रहा है? जी रेहान, अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, आप जो है पाकिस्तान के बारे में जो है अगर डिफ़ॉल्ट की बात करेंगे तो मैं एज अ बिज़नेसमैन, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज एप्टमा का पैटर्न चीफ ये सोच भी नहीं सकता कि जो है पाकिस्तान कभी भी इस कंडीशन में आएगा कि वो डिफ़ॉल्ट करे। पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट की जो पोजीशन है वो आज भी वही है जो कि पिछले 4 साल पहले थी। हमारा जो रीपेमेंट्स हैं वो तकरीबन 23 बिलियन डॉलर की हैं। हम करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे हाथ में है, हम समझते हैं कि 10 बिलियन डॉलर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि होगा 33 बिलियन डॉलर है और 33 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो एक कलीदी बात है वो ये है कि हमें जो है वो पूरे के पूरी ईमानदारी के साथ जो IMF का प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। क्योंकि IMF का प्रोग्राम क्या है? IMF का प्रोग्राम ये है कि वो कहते हैं कि आप अपने मुल्क में ऐसी स्ट्रक्चरिंग करें कि आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ें, इंपोर्ट्स जो हैं आपकी कंट्रोल में रहें, आपका जो खसारा है वो कंट्रोल में रहे, जो आप ख़र्च करें वो आप अपने जो है जेब में पैसा है उसको खर्च करें। IMF तो एक बैंक है और वो इंटरनेशनल जो है वो रेगुलेटर है। आपके जितने डोनर्स हैं जो कि आज के दिन 116-120 बिलियन डॉलर के आज हमारे पास दुनिया के कर्ज़े हैं, उनके बिहाफ पे वो आपसे बात कर रहा है कि आप जो हैं वो पिछले कई सालों से आप करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका हर
5 साल बाद 3 साल बाद आप दोबारा IMF प्रोग्राम में आ जाते हैं, तो क्यों आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते और क्यों आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो उसको $30 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट है और $70 बिलियन इंपोर्ट है, $40 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट है। उसमें से आप कहते हैं 30 बिलियन की रेमिटेंस आ जाएगी तो फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों आप इस पोजीशन में हैं? क्यों आप ऐसी पॉलिसियाँ नहीं बनाते कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े? तो मेरा जो आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जिसमें पाकिस्तान अपनी जो है वो जो भी लाइबिलिटीज़, जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी ना कर सके। अब सर जो इसके अंदर मैं समझता हूँ जो सख्त फैसले हैं रेहान, वो सख्त फैसले करने चाहिए। सख्त फैसले क्या हैं? अगर सख्त फैसले हैं कि हमें अपनी इंपोर्ट कर्टेल करने के लिए जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, चाहे वो हमारी बिजली गैस की है, चाहे डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी पेट्रोल की है, चाहे हमारी उसके अलावा एडिबल ऑयल्स हम इंपोर्ट करके, हमें हमारी गवर्नमेंट को लोगों को बताना चाहिए कि जो तकालीफ हैं, ताकि ये हम क्यों $70 बिलियन की चीज़, मैं $70 बिलियन को कहता हूँ 70,000 रुपये का हमारा खर्चा है, $30 बिलियन को मैं कहता हूँ 30,000 रुपये हमारी इनकम है, तो क्यों 40,000 रुपये हम खर्च रहे हैं एक्स्ट्रा? हम अपनी इनकम क्यों नहीं बढ़ाते? बड़ी मुनासिब बात है सर, मैं इस तरफ आता हूं आपकी इजाजत से। एक्सपोर्ट सर मैं आपकी इजाजत से इस तरफ आता हूं, लेकिन मुल्क को डिफॉल्ट ना होने की जो जवाब पेश किया जाता है, जैसे आप ही कह रहे हैं जो सॉवरेन डेट डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में हम चले जाएंगे तो इंटरनेशनल लेंडर्स जो है हमें पैसे दे देंगे या हम अपना कर्ज चुका सकेंगे, हमें IMF प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक इंडस्ट्री की बात है तो इस वक्त LCs ओपन नहीं हो रही हैं, बहुत पोर्ट्स के ऊपर इस वक्त लोगों इंपोर्टर्स का सामान पड़ा हुआ है, पड़ा वो नाकारा हो रहा है। स्टेट बैंक डॉलर्स इशू नहीं कर रहा, पैसे इशू नहीं कर रहा है। ठीक है कि इस वक्त सॉवरेन डेट डिफॉल्ट की कंडीशन में हम नहीं आ सके, लेकिन आप नहीं समझते कि इस कंडीशन के साथ इस हालत में हम टेक्निकली तो डिफॉल्ट किए हुए? रेहान, मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें, जब आपने बिल्कुल वही बात की जो मेरी ज़बान में बात थी कि आप जब प्रायोरिटी नहीं करेंगे, आप कहेंगे $27 बिलियन हमने पिछले साल में बिजली बनाने के लिए बाहर से उसके मटेरियल गैस और जो है तेल मंगा लिया, हमने $16 बिलियन का जो है वो एडिबल ऑयल खुर्दनी तेल मंगा लिया, मतलब $43 बिलियन की हमने 2 आइटम में खर्च कर दिए। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि ये $43 बिलियन में क्यों हम इसको आधा नहीं कर सकते? पर इसके लिए सिर्फ सख्त फैसलों की ज़रूरत है कि हमारे को अगर हमारे पास नहीं है डॉलर्स और हमारे को जो है डॉलर्स कमाने के लिए एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो जो आज सामान एक्सपोर्टर का पोर्ट पे पड़ा है, वो सामान हम कह रहे हैं पोर्ट पे पड़ा रहे, जिसके $2.5 मिलियन से $250 मिलियन की एक्सपोर्ट आ सकती है, या उसकी ज़िपें पड़ी हैं या उसके बटन पड़े हैं, वो तो हम कह रहे हैं वहाँ उसको नहीं देंगे, लेकिन हम खुर्दनी तेल जो हमारी ज़रूरत है, उस खुर्दनी तेल को, एडिबल ऑयल को ले आएँ कि हमने उस तेल से हमने जो है ज़रूरी है कि वो इम्पोर्टेड तेल हमने इस्तेमाल करना है। हम क्यों जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल, जो कि अगर हिंदुस्तान में 500 रुपये का पेट्रोल है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से, तो हम क्यों कहते हैं कि हमने यहाँ पे 225 रुपये का पेट्रोल रखना है? या ये जो फैसले हैं, और उसके बाद अवाम कहती है कि जनाब हमारे पास तो हक़ है इस सारे को खर्चने का, हम लग्जरी गुड्स भी खर्चें, हम हर चीज़ की इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी मंगाएं। क्यों मंगाएं अगर मेरे पास डॉलर्स नहीं है? मैं यही बोली जा रहा हूँ कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, हुकूमत को जो है फैसले करने पड़ेंगे। 2 चीज़ें होती हैं रेहान, एक होती है आपके पास डिसीजन ऑफ पावर, हुकूमत के पास पावर है, दूसरी चीज़ होती है अथॉरिटी, कि अथॉरिटी आपके पास क्या है। अब हुकूमत के पास ये उसने सोचना है क्या उसके पास पावर है तो है, अगर उसके पास अथॉरिटी, अगर उसके पास पब्लिक मैंडेट उसके पास मौजूद है, तो आवाम ने उस फैसलों पे लब्बैक कहना है। उस लब्बैक कहने के लिए हमारे को आज कौम को तैयार करना है कि हमें, हमारे पास ये डॉलर्स खर्चने के लिए नहीं है। नहीं तो मैं कहता रहूँगा पोर्ट के ऊपर मेरा सामान पड़ा रहा है, वो एक्सपोर्ट के लिए सामान पड़ा रहेगा और हम यहाँ पे एडिबल ऑयल और पेट्रोल खाते चले जाएंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ। IMF क्या बोल रहा है आपको? IMF रेगुलेट कर रहा है कि आपको, अगर आप ये सारी टर्म्स मान जाएंगे, आपको जो हमने लिख के रीशेड्यूलिंग के लिए दिए हैं, तो आपको पूरी दुनिया कर्जा दे देगी। लेकिन अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे को दुनिया से इस कर्जे के सामने नया कर्जा भी नहीं मिलेगा
और हम उस प्रोग्राम के तहत दुनिया के सामने जो आप बोल रहे हैं डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तब होगा जब हम इस प्रोग्राम में जिसमें हमने एग्री किया हुआ है उस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट द होल प्रॉब्लम इज़। हमें मनोमन जो हमने टर्म्स एग्री किया हमें मनोमन माननी होंगी या उनको मनानी होंगी अगर हमारे को मसाइल हैं। सर एक दिक्कत है ना, देखिए आईएमएफ तो यकीनन फिस्कल डिसिप्लिन की बात करेगा और चाहेगा भी कि हमारी इकोनॉमी में फिस्कल डिसिप्लिन आए, करेक्टिव रिफॉर्म्स की बात करेगा और हमसे ये इस्लाहात कराना भी चाहेगा। लेकिन सवाल हमारे यहाँ बड़ा सादा सा है कि एट व्हाट कॉस्ट? जो हमारी हुकूमतें हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ऐसे फैसले नहीं कर पा रही हैं जो फैसले इकोनॉमी के लिए बेहतर हों, बल्कि वो फैसले हो रहे हैं जो पॉलिटिक्स के लिए बेहतर हों या उनकी अपनी सियासत के लिए बेहतर हो। तो आप ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल टर्मोइल है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम वो देर पा फैसले, क्योंकि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यकीनन ओवरनाइट नहीं हो सकती, उसके लिए तो आपको ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अगले 5-10 सालों के लिए हो। रेहान, फैसला ये करना है कि हमने रियासत बचानी है या हमने हुकूमत बचानी है या हमने इस कौम को बनाना है। मेरा ईमान है हमने इस कौम को बनाना है। ये 23 करोड़ लोगों की कौम है और इस कौम को जो है वो ये मुल्क हमारे पास बहुत बड़ी इस कौम की का सरमाया है। इस मुल्क को हमने लेके आगे चलना है। रेहान, ये हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, हमने 5वीं बड़ी इकॉनमी बनना है। हमने ये ख्वाब देखना है कि हमने 5वीं बड़ी इकॉनमी बनना है। हम $30 बिलियन की एक्सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं, हमने $300 बिलियन की एक्सपोर्ट होना है। हमने $300 बिलियन की इकॉनमी खड़े हुए हैं, $1300 पर पर्सन की इनकम पे खड़े हैं। हमने तो इससे 10 गुना आगे जाना है रेहान। तो ये आज के दिन जो भी फैसले हैं वो फैसले हमने वो करने हैं जो हमारे मुल्क के लिए ठीक हो। हमने अपनी हुकूमत नहीं बल्कि अपनी कौम को बचाना है। तो जो आपने फैसला करना है कौम के साथ शेयर करें ना, कौम को जगाएं, कौम को बताएं कि कौम को ज़रूरत क्या है और उसके बाद मुल्क को लेके चलें। कोई मसला नहीं होना, लेकिन अगर कौम से छुपाएंगे तो मसला होगा। मैं ये बोल रहा हूँ। और हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें डोमेस्टिक इकॉनमी चलानी है। हम अगर अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी को बंद कर देंगे, हम अगर एक्सपोर्ट के लिए जो मटेरियल्स आए हैं पोर्ट से नहीं छुड़ाएंगे, हम आईएमएफ प्रोग्राम्स को जो आया जो उसमें गलतियां उनको भी बताएंगे तो बैंक है ना, वो मान जाएंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर जो चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर है वो आईएमएफ भी मान जाएगी अगर उसमें हमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें मुल्क चलाना है, हमें मुल्क बचाना है, अपनी कौम को बचाना है। गौर साहब, ये रियल इश्यूज हैं आपकी इंडस्ट्री के, खास तौर पे एज फार एज टेक्सटाइल सेक्टर इज कंसर्न। तो हमने लास्ट ईयर बहुत अच्छी एक्सपोर्ट्स देखी, लेकिन क्या वजह है कि जो जुलाई तो अक्टूबर जो स्टैट्स आपकी तरफ से आ रहे हैं वो ये कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर 4% की कमी वाकई हुई। और फिर आपने फाइनेंस मिनिस्टर को खत भी लिखा है, उसमें भी आपके कुछ मुतालबात हैं। रेहान, तो ये किस हद तक एड्रेस हो रहे हैं ये इशूज? रेहान, ये जो नंबर्स है आप 4 साल का रन देखें रेहान, तो हम जो है जो शुरू में $13.25 बिलियन से हम 2018 पे शुरू हुए और हमने 2022 का जो साल बंद किया वो $19.37 बिलियन पे बंद किया। मतलब $6 बिलियन की सालाना की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर ने बढ़ा दी। ठीक है, अब दुनिया में आज के दिन क्या हुआ कि हमने 5 महीने में हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 4% घटी है, सिर्फ 4%। अब दुनिया में आज के दिन क्या है कि दुनिया में कसाद बाजारी है, उसके बावजूद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट सेक्टर ने इतनी बड़ी ग्रोथ ली हुई है 4 साल में, उसको भी सस्टेन कर रहा है। दुनिया के अंदर एनर्जी प्राइसेस जब 4 गुना और 5 गुना हो गई हैं तो उनका बजट भी जो पैसे खर्चते थे वो पैसे खर्चने सबसे पहले उन्होंने जो है वो अपनी कंजम्पशन टेक्सटाइल्स की कम किया। वो ना मॉर्गेज को रोक सकते हैं जो उन्होंने बैंक का सूद लिया हुआ है घर के लिए, ना गाड़ी की मॉर्गेज रोक सकते हैं, ना बच्चों की स्कूल की फ़ीस रोक सकते हैं। टेक्सटाइल गुड्स जो थी वो कंजम्पशन की गुड्स थी, लेकिन खुदा का शुक्र है उसके बावजूद क्योंकि हम इतनी लग्जरी गुड्स में या महंगी चीज़ों में नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ 4% घटी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त $5 बिलियन की नई इंडस्ट्री लग गई है जिसके पास कैपेसिटी $5 बिलियन और एक्सपोर्ट करने की है। हम $25 बिलियन की इस वक्त कैपेसिटी पे बैठे हैं। आज के दिन हमारे को सिर्फ प्रायोरिटी लेनी है कि हमने पैसे, ये वो कमाऊ बेटा है जिसने पैसे कमा के ला के देने हैं मुल्क को। हमारा मसला सिर्फ $10 बिलियन का है, उस $10 बिलियन में से 5 तो यहीं पड़ा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। हमने उनके जेब में पैसे डालने हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम सेल्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और 200 अरब रुपए जो है वो हम 250 अरब रुपए कलेक्ट करते हैं
और उसमें से 200 अरब उनको वापस रिफंड कर देते हैं कि हमने 50 अरब रुपए डोमेस्टिक टैक्स देना। भाई हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? 1125 का मैकेनिज्म एसआरओ का 10 साल लगा रहा है। आपको उनकी जेब में पैसे वापस डालने हैं ताकि उनके पास लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी इज़ ब्लड इन द बॉडी। हमने उसकी आज इंटरेस्ट रेट हमने 16% कर दिया। डोमेस्टिक इकॉनमी को हमने कहा है कि हमने कूल डाउन करना है, मुल्क में इन्फ्लेशन है। मेरा सवाल है कि पैसा तो सारा हुकूमत ने बोरो किया हुआ है, तो ये 16% का जो सूद है वो हुकूमत ने जो पैसा बोरो किया हुआ है सारा तो उस पर लग रहा है। 30 ट्रिलियन रुपया आज हमारे बैंकों से हुकूमत ने बोरो किया हुआ है, तो 16% का मतलब है 5 ट्रिलियन रुपया हुकूमत जो है वो उसके ऊपर सूद अदा कर रही है। तो जो टैक्स 7 ट्रिलियन का लेगी, 5 ट्रिलियन तो उसमें से सूद अदा हो जाएगा। हुकूमत के पास चलाने के लिए 2 रह गया। क्यों 16% सूद है? क्यों आप इसको जो है नेगोशिएट नहीं करते इसको IMF के साथ? और आज टर्की में 9% का सूद का रेट हो गया, 85% की इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ तो सारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि डॉलर की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे यहाँ पिछले साल आज के दिन 170 रुपए का डॉलर था, आज डॉलर का रेट 224 या 225 रुपए। सारी की सारी उसकी बेसिस पे आपकी जो है इन्फ्लेशन आई हुई है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। उसका क्या तल्लक है सूद के रेट से? आप सूद जो है वो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी, डोमेस्टिक बिजनेस, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जो है वो आपकी कलेक्शन का सारा पैसा जो है वो सूद में जा रहा है। आपको इस सिस्टम को चलाना है। डोमेस्टिक इकॉनमी रुकी पड़ी है उसकी वजह से। सर लास्टली आपने डोमेस्टिक इकॉनमी चलानी है, आपने एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना है, आपने मामलात हुकूमत चलाने। ये सारी चीज़ें आपको, अगर IMF से प्रोग्राम में कोई गलती हुई है तो आपको करेक्शन करानी है उनमें से। एक प्रॉब्लम है ना गौर साहब, एक प्रॉब्लम है। देखिए IMF जो डू मोर का मुतालबा कर रहा है वो 800 बिलियन के मजीद टैक्सेस कलेक्ट करने की बात कर रहा है IMF हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर रहा है। ऐसे में आप भी हुकूमत से ये कह रहे हैं कि जो गैस टैरिफ है उसके अंदर कमी लेकर आए। बिजली के टैरिफ के हवाले से लोग ये कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको ऑलरेडी हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने आने के बाद जो है वो काफी स्पेस दी है। अब गैस से मुतालिक बात हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा शिकवा IMF का पहले है कि आप टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे और दूसरी तरफ सब्सिडीज दे रहे हैं। यान आपने जो बात की मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। 800 अरब वो IMF क्यों बोल रहा है कि आपका डेफिसिट हो गया 800 अरब रुपए का। अब जो डेफिसिट हुआ, मैं कह रहा हूँ ये अगर 30 ट्रिलियन का हुकूमत का डेट है, आप 2.5% इंटरेस्ट रेट खत्म कर दें तो आपका जो है ये डेफिसिट खत्म हो गया। आपको नेट टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको फैसले करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान के, और उनके साथ बैठ के एग्री करना पड़ेगा IMF के साथ। आप क्यों दे रहे हैं 30 ट्रिलियन के ऊपर 16% सूद? आप क्यों नहीं इसके ऊपर 2.5% सूद कम कर लेते? आपके ये 750 अरब, ये जो पैसे 800 अरब बोल रहे हैं, 850 अरब रुपए पूरे हो गए इसमें से। सो वी नीड टू टेक डिसीजंस विच आर द राइट डिसीजंस फॉर आवर कंट्री। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दे आर अ बैंक, दे आर अ रेगुलेटर। उनका मकसद है कि पैसे आपके पास पूरे हों, आप दोबारा बोरो ना करें, ना डोमेस्टिक बोरो करें ना इंटरनेशनल बोरो। वी नीड टू गिव देम अ प्लान। ठीक कि डोमेस्टिक प्लान क्या है, इंटरनेशनल प्लान क्या है, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, कॉन्फिडेंस में लेके एग्जीक्यूट करें। हमारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ। मैं रेहान रिपीट करता हूँ, दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट है कि लोग बैंकों से पैसे बोरो करके मकान ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, उसके अलावा बच्चों की यूनिवर्सिटी की फ़ीसों तक के लिए उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया। हमारे यहाँ तो कर्जा हुकूमत ने लिया हुआ है, और अगर कारोबार ने लिया है तो कारोबार ने सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए लिया है, इसका इन्फ्लेशन से कोई तल्लक ही नहीं है। बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब, पेट्रोलियम चीफ एप्टमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। तेरियन मामला एक बार फिर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए भयानक ख्वाब की तरह सामने आकर खड़ा हो गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुबैना बेटी तेरियन का मामला एक से जायद बार पाकिस्तान की सियासी फजा में उभरा, लेकिन हर बार बारिश से कबल आने वाली आंधी की गर्द की तरह जल्दी बैठ गया। लेकिन इस बार केस की नौयत संजीदा लग रही है, क्योंकि बरतानिया में जमाइमा खान की जेर कफालत इमरान खान की बेटी तेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में औलाद डिक्लेयर न करने पर आर्टिकल 62 के तहत साबिक वजीर आजम की नाअहली केस की दरखास्त अदालत में समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। इससे कबल अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर रखा था। ताहम गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने दरखास्त में बताए गए तीनों फरीकैन वफाक, इलेक्शन कमीशन और इमरान खान को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए थे और तहरीरी हुक्मनामे के जरिए जवाब भी तलब किए गए थे।
ये दरखास्त साजिद नामी शहरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से कबल इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने कागजात नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी तेरियान जेड वाइट का जिक्र नहीं किया था और मालूमात छुपाई गई थी। हालांकि उन्होंने यूके में रिहाइश पजीर मुबैना बेटी की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इकदाम किए हैं। इतनी अहम मालूमात छुपाने के बाद अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें बतौर रुकन कौमी असम्बली नाअहल करार दिया जाए, जिसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि नाअहली किस कानून के तहत होगी। 5 साल तो असम्बली की जारी मुद्दत के लिए नाअहली होती है। इस असम्बली से तो इमरान खान खुद इस्तीफा दे चुके हैं। चीफ जस्टिस साबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने अगर नाअहली का फैसला देना है तो किस बुनियाद पर देगी। माजी में 2 मुतजाद आरा रही हैं कि इसका फॉरम इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट इस पर ऑर्डर पास करेगी। इस केस का फॉरम कौन सा होना चाहिए। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में मुआवनत की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि इस मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले भी मौजूद हैं और उन्हें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो लाएं। फ़र्ज़ करें कि हम इस केस में नोटिस कर देते हैं तो फिर हम इस फैक्ट का जायज़ा कैसे लेंगे। अब इस सारे मामले पर ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, इस पर भी अदालत की तरफ से उठाए गए सवालात पर तो बात होनी है। और जिस वक्त ये सवालात उठाए जाएंगे और इमरान खान की वकील को इनके जवाबात देने होंगे तो तब भी ये केस यकीनन ग्रेविटी और इंटेंसिटी तो पकड़ जाएगा। बारकैफ अभी प्रोग्राम का वक्त अब पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।